हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी से संबंधित है। ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है समाज, सोसाइटी। समाजशास्त्र जो विषय है दो शब्दों से मिलकर बना, समाज व शास्त्र, समाज का विज्ञान। जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है उस विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाज क्या है? जब से मानव ने जीवन जीना सीखा है, वो समूह में रहने लगा है, उसने समाज की कल्पना की है। समाज शब्द का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में अक्सर होता रहता है, आपने देखा होगा। लेकिन समाज का जो अर्थ आम बोलचाल में लगाया जाता है वो एक तकनीकी शब्द ना होकर एक सामान्य अर्थ है उसका। जैसे समाज का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में अक्सर होता है, इस शब्द का प्रयोग इतना अधिक होता है कि आम लोग यह अनुभव ही नहीं करते कि समाज शब्द की परिभाषा भी जरूरी है, कि भाई इसकी क्या डेफिनेशन है इस शब्द की। समाज शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि व्यक्तियों के किसी भी संगठन या समूह को समाज कह दिया जाता है। जैसे दलित समाज, पिछड़ा समाज इत्यादि। हम सामाजिक या धार्मिक समुदाय को भी समाज शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे ग्रामीण समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ब्रह्म समाज इत्यादि। प्रजाति भेद स्पष्ट करने के लिए भी कभी कभी समाज शब्द का प्रयोग होता है, जैसे द्रविड़ समाज, आर्य समाज, अंग्रेजी समाज, चीनी समाज इत्यादि। लेकिन जो समाज का अर्थ आम बोलचाल में लगाया जाता है, ये एक तकनीकी शब्द ना होकर एक तकनीकी अर्थ ना होकर एक सामान्य अर्थ है। हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, हमें समाज को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना अति आवश्यक है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, समाज शास्त्रीय नजरिए से, चश्मे से उसको शब्द को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो आज मैं आपको समाज का अर्थ इस वीडियो में बताऊंगा। समाज का अर्थ, समाज व्यक्तियों का समूह भी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध होता है। समाज क्या होता है? मैकयर पेज ने छोटा सा अपना डेफिनेशन दिया था, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा मैकयर पेज को, कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, ना कि व्यक्तियों के समूह से। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में अंतक्रियाएं होती है, संपर्क होता है, और ये अंतक्रियाएं जब उन्हें बार बार दोहराई जाती है तो अंतक्रियाओं के स्वरूप बनते हैं, और इन स्वरूपों के जाल को या सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अगर व्यक्तियों का समूह एक जगह एकत्रित हो जाएगा तो उसे हम समूह कहेंगे, ना कि भीड़ कहेंगे, ना कि समाज कहेंगे, जब तक कि उनके बीच में आपस में संबंध नहीं हो जाते। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है। मूर्त का तात्पर्य है कोई आंखों से उसको आप देख नहीं सकते, उसका कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात इसको देखा नहीं व स्पर्श नहीं किया जा सकता समाज को। क्यों? सामाजिक संबंध आपके और मेरे बीच में जो सामाजिक संबंध है एक टीचर स्टूडेंट के, उनको आप महसूस कर सकते हो, ना कि
देख सकते हो। परिवार में पिता पुत्र के बीच में जो संबंध है स्नेह के हैं, भावनात्मक है, मित्रता के हैं, उनको आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। यह केवल सामाजिक संबंधों का एक जाल है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये एक सामाजिक संबंधों का जाल है। इस कथन का अर्थ यह है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उसे व्यवस्था को हम समाज कहते हैं, जिसमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि समाज का जो निर्माण है व्यक्तियों से ना होके व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उससे समाज का निर्माण होता है। अब सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन पारस्परिक क्रियाओं से होता है जो अर्थपूर्ण रूप से या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। उन क्रियाओं से होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। क्रिया का मतलब जो अपन व्यवहार करते हैं उसका कोई अर्थ निकलता हो और उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हो, तभी सामाजिक संबंध उनको माना जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्थापित होने वाले संबंध ही सामाजिक संबंध कहेंगे। इस प्रकार के संबंधों को हम सामाजिक संबंध कहेंगे। उदाहरण के रूप में सोसाइटी में हम रहते हैं, परिवार में अपने पिता पुत्र के संबंध है, माता पुत्री के संबंध है, दादा पोते के संबंध है ना, चाचा भतीजे के संबंध है। ये सारे संबंध परिवार में। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो बुआ होगी, मौसा हो गया, फूफा हो गया, ये संबंध है। वहाँ से परिवार से बाहर निकल के आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आपके स्टूडेंट, अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी शॉप पे किसी प्रकार की परचेजिंग कुछ करते हो तो वहाँ आपके आर्थिक संबंध देखने को मिलेंगे। कहीं आपको खेलने का शौक है, कहीं प्लेग्राउंड में, तो वहाँ आपको खेल समूह मिलेगा, वहाँ आपको खेलने से संबंधित मतलब क्रीड़ा के संबंध मिलेंगे, है ना, मित्रता के संबंध मिलेंगे। तो ये संबंधों के स्वरूप हैं। ये जब सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारे संबंधों का जब एक नेट बनता है, समूह बनता है, तो उसे हम समाज कहते हैं। और ये किसी न किसी हम उद्देश्य को ध्यान में रखकर या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम दूसरे व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों की जो प्रतिक्रिया करते हैं, तो एक व्यक्ति की जब दूसरे व्यक्ति के साथ अंत्यक्रिया होती है और ये अंत्यक्रिया को अपन बार बार दोहराते हैं, तो उससे सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतक्रिया से होता है, अंत्यक्रिया से होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। सामाजिक अंतक्रिया 3 स्तरों पर संभव है कि सामाजिक जो अंतक्रिया हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करेंगे, हम अंतक्रिया किसको कहते हैं? जब एक व्यक्ति क्रिया करता है, मतलब दूसरा उसकी रेस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंत्यक्रिया होती है, इंटरएक्शन होती है। और ये इंटरएक्शन बार बार अगर होता है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो सामाजिक अंतक्रिया 3 स्तरों पर संभव होती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंत्यक्रिया, बिटवीन 2 व्यक्तियों के बीच में अंत्यक्रिया हो सकती है। व्यक्ति व समूह के बीच अंत्यक्रिया हो सकती है और समूह के बीच अंत्यक्रिया हो सकती है। इन 3 स्तरों पर जिन क्रियाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण होता है और वही समाज कहलाता है। कि मतलब सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है?
दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। अब व्यक्ति अंत्यक्रिया व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हो सकती है, व्यक्ति समूह के बीच में हो सकती है, और समूह समूह के बीच में अंत्यक्रिया हो सकती है। तो दो व्यक्ति मिलके भी समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में अगर कोई संबंध है तो। यह आपको काफी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मतलब अपन कह सकते हैं कि व्यक्तियों की पारस्परिक अर्थपूर्ण क्रिया का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति किसी उद्देश्य को समान रखकर, समझ बूझकर, पूर्ण रूप से जागरूक होकर सामाजिक क्रियाओं को संपादित करते हैं। जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिक कोई व्यवहार करता है, या अंत्यक्रिया करता है, या अर्थपूर्ण क्रिया करता है, तो उसके सामने कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई समझ होती है, यह जागरूकता होती है। इन सभी चीज़ों को के माध्यम से क्रिया संपन्न होती है। अगर अनजाने में किसी दो व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार से कोई क्रिया हो जाए तो उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। यदि राह चलते किसी व्यक्ति और स्कूटर चलाने वाले के बीच टक्कर हो जाती है और दोनों के बीच एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो वह सामाजिक संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो स्थायी नहीं, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो संबंध खत्म हो जाएंगे, स्थायित्व नहीं है। व्यक्ति सामाजिक संबंधों की स्थापना मूल रूप से अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया में करता है। उसको सोसाइटी में व्यक्ति रहता है तो उसको विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे सामाजिक संबंधों को बनाता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों द्वारा सभी प्रकार के हितों व लक्ष्यों की पूर्ति करना। व्यक्ति की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि भी सामाजिक संबंधों द्वारा ही संभव है। व्यक्ति की सामाजिक क्रिया कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति या समूह के साथ मिलकर संपन्न होती है। इस क्रिया में दोनों एक दूसरे से परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार की उम्मीद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज से शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति दूसरों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है, जिनको वो पूरा करने के लिए समाज के अन्य लोगों के साथ अंत्यक्रिया करता है, और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति उसको दूसरे व्यक्तियों के सहयोग के बिना संभव नहीं होती है। जैसे व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता होगी, मानसिक आवश्यकता होगी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है। आपने देखा होगा, परिवार में हम रहते हैं तो हमें मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्तियाँ परिवार द्वारा हमें मिलती है, मित्रों द्वारा मिलती है, जिससे हमारा मनोबल बना रहता है। हमारे को मानसिक शक्ति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, उसके लिए हमें समाज का सहयोग और उस पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता है। तो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें समाज के द्वारा मिलती है, या अन्य लोगों के सहयोग से ही हमें मिलती है। जो सामाजिक संबंध है उनमें समय का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और संबंध बदलते भी रहते हैं। संबंध ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं स्थायी रहे, वो बदलते रहते हैं। सामाजिक संबंधों में समय के प्रभाव से निरंतर परिवर्तन भी देखने को मिलता है। जैसे आर्थिक, तकनीकी एवं राजनीतिक कारणों से संबंध के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। आज ग्रामीण समुदाय में विभिन्न जाति के लोगों के बीच पारस्परिक संबंध मात्र परंपरागत हैसियत के आधार पर ही नहीं होता। पहले क्या होता था, ग्रामीण समाज में हैसियत के आधार पर आपस में विभिन्न जातियों में संबंध पाए जाते थे। जाति के लोगों के बीच में हैसियत के आधार पर पारस्परिक संबंध मात्र परंपरागत हैसियत के आधार पर होते थे, लेकिन वो आज उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। जैसे कोविड-19 ने भी एक उदाहरण लें अपन, तो पहले स्टूडेंट और टीचर का प्रत्यक्ष
सामने संबंध पाए जाते थे, लेकिन अब अप्रत्यक्ष है, विजुअल, सब मल्टीमीडिया इनके द्वारा सारा एजुकेशन से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको विजुअल द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष संबंध है। डायरेक्ट संबंध ना होके, प्रत्यक्ष संबंध ना होके इनडायरेक्ट संबंध है। तो संबंधों का स्वरूप चेंज होता रहता है समय व परिस्थिति के अनुसार। कल समाज की जो डेफिनेशन मैकायर पेज ने दी है वो और समाज की विशेषताओं को मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।